हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सिविक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। सो इस चैप्टर में हमें देखना है कि अगर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज एक साथ हो जाएं तो ये किन किन रेसलर्स को आराम से हरा देंगे। सो चलो देखते हैं। मजाक कर रहा हूँ, अब थोड़ा सीरियस होते हैं और चैप्टर की ओर चलते हैं। पता चल रहा है तुम लोग बुक्स छोड़ के रेसलिंग के मोड में आ रहे हो। तो देखो, इस चैप्टर में हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, पावर शेयरिंग यानी पावर का शेयर होना। ठीक है, पावर कोई 2 चीज़ या 3 चीज़ या 4 चीज़ या कोई भी शेयर करते हैं आपस में पावर, तो उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में तुमको सिंपली 2 कंट्रीज़ मिलेंगी, उन 2 कंट्रीज़ की केस स्टडी करनी है। ठीक है, उनको उनके उनके वहाँ फीचर्स देखने, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, फिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए दोनों ने क्या क्या तरीके अपनाए थे और कैसे दोनों के तरीके अलग अलग थे। एक बार तुमने ये ईजी सी चीज़ सीख ली तो तुम्हारा चैप्टर बड़े आराम से हो जाएगा। तो देखो, तो जिन 2 कंट्रीज़ की मैं तब से बात कर रहा हूँ, पहले मैं उनके नाम लिख लेता हूँ। उसमें पहली कंट्री है हमारी बेल्जियम और दूसरी कंट्री है हमारी श्रीलंका। ठीक है, समझ लो तुम, बेल्जियम और श्रीलंका। अब इन दोनों के थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो जो तुम्हारी NCERT की बुक्स में दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए, जो तुम्हें लिखने पढ़ सकते हैं अपने लॉन्ग आंसर्स में या वन वर्ड में। तो देखो, सबसे पहले बेल्जियम का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कैपिटल। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है और श्रीलंका की है कोलंबो। और जो अपना बेल्जियम है ना, अगर हम इसकी लोकेशन और उस कहाँ पे ये लोकेट है इस बारे में बात करें तो ये पहली बात तो छोटा सा जगह है, स्मॉल है, और दूसरी बात है ये स्मॉल यूरोपियन कंट्री। ठीक है, ये छोटे छोटे से 2 पॉइंट कर लो और इनको लॉन्ग से लिख दोगे तो तुम्हारे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वहीं श्रीलंका की लोकेशन के लिए हम करेंगे, लोकेट है ये कहाँ पे लोकेट है? साउथ ऑफ तमिलनाडु, इंडियन स्टेट तमिलनाडु में। तो ये तो थी इनके कुछ जियोग्राफिकल और वैसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं लैंग्वेज के बेसिस में ये दोनों कंट्रीज़ की कंडीशन क्या है, या फिर एथनिक कंडीशन, या फिर एक दूसरे से किस तरह अलग है लैंग्वेज में। तो हम पहले बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पे पहली लैंग्वेज है जो वो डच है, दूसरी लैंग्वेज है जो फ्रेंच है। ठीक है, पहली है डच, दूसरी है फ्रेंच और तीसरी है आपकी जर्मन। तो अगर बेल्जियम के हालात बोलें हम, यहाँ 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 1% लोग जर्मन बोलते हैं। वहीं अब श्रीलंका को देखो तो यहाँ पे सिन्हालीज लैंग्वेज है, शायद पहली बार सुनी होगी आपने, लेकिन सिन्हालीज लैंग्वेज है जो 74% श्रीलंकन्स बोलते हैं। और दूसरी जो लैंग्वेज है यहाँ पे, और जो दूसरी लैंग्वेज अपने श्रीलंका में है वो थी तमिल। ठीक है, ये तमिल बोलते थे 18% लोग, और इन 18% में भी एक बात ध्यान देने वाली थी कि जो वहीं के तमिल थे उनको बोलते थे प्रिमिटिव श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, प्रिमिटिव श्रीलंकन तमिल्स, अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। और दूसरे टाइप के तमिल्स थे इंडियन तमिल्स। तो जो अपने प्रिमिटिव श्रीलंकन तमिल्स थे, इनके केस क्या था, ये इनके दादा लोग, इनके एंसेस्टर्स श्रीलंका में ही पैदा हुए थे। और जो इंडियन तमिल्स थे वो वर्कर्स की तरह ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया से गए थे श्रीलंका में। तो ये डिफरेंस था इंडियन और श्रीलंकन तमिल्स में और प्रिमिटिव श्रीलंकन तमिल्स में, और ये टोटल 13% थे। ठीक है, और अब यहाँ की लैंग्वेज में थोड़ी और डीप जाएँ तो ये तो थी पूरी कंट्री की हालत। अभी इनकी कैपिटल है जो यानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स की जो लैंग्वेज थी वहाँ की दिक्कत थोड़ी अलग थी। तो जो कैपिटल थी ना ब्रुसेल्स, वहाँ लैंग्वेज का थोड़ा अलग सिस्टम था। मतलब वहाँ क्या था, वहाँ फ्रेंच को, अकेली फ्रेंच लैंग्वेज को ना 80% लोग बोलते थे। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि कैपिटल में फ्रेंच मेजोरिटी में है, जबकि पूरी कंट्री में डच मेजोरिटी में है, और इधर श्रीलंका मेजोरिटी में। हम लोग शायद थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गए हैं, अब थोड़ा तेज तेज करवाऊंगा मैं आप लोगों को। अब देख लो रिलीजन क्या क्या, श्रीलंका में रिलीजन भी था। तो कौन से 4 रिलीजन श्रीलंका में फॉलो होते थे? उनमें था हिंदुज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म। ठीक है, तो जो यहाँ के जो ये थे ना सिन्हालीज, जो मेजोरिटी में है, ये फॉलो करते थे बुद्ध। तो दोस्तों, बुद्धिज़्म फॉलो होता है क्रिश्चियनिटी, सिन्हालीज जो फॉलो करते हैं वो बुद्धिज़्म है, और सिन्हालीज ही हमारे मेजोरिटी में है। इधर जो बेल्जियम है, इधर रिलीजन का कोई इतना खास वो नहीं है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ की कुछ बेसिक बातें, कुछ नॉलेज जो आप पॉइंट्स में 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, या फिर हर पूरे पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ के ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ के लोग गुस्सा हुए थे, या फिर यहाँ प्रॉब्लम्स आई थी, या फिर यहाँ इस चीज़ को करने की जरूरत पड़ी थी जिसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। तो जो अपना बेल्जियम है ना, तो भाइयों बेल्जियम में यही दिक्कत थी कि वहाँ लैंग्वेज था जो डच और फ्रेंच, बाकी कोई रिलीजन वाली दिक्कत नहीं थी। बेल्जियम में यही दिक्कत थी जो थी लैंग्वेज की। ठीक है, तो बेल्जियम की दिक्कतें तो ये होगी। अब जो श्रीलंका था वहाँ पे थोड़ी डीप दिक्कतें थी, या वहाँ पे थोड़े सोचने समझने वाली दिक्कतें थी। तो देखो श्रीलंका में क्या था ना, श्रीलंका में क्या हुआ, हमने पहले तो देख लिया कि सिन्हाली क्या है, मेजोरिटी में है। किस में है? मेजोरिटी में। और अपने जो
तमिल्स हैं वो मेजोरिटी में नहीं है। किस में नहीं है? मेजोरिटी में नहीं है। तो क्या हुआ, अब इधर की गवर्नमेंट ने कुछ करा। 1956 वो साल था जब इन लोगों ने एक एक्ट पास करा था। क्या पास करा था? एक्ट पास करा था जिसमें इन्होंने क्या बोल दिया, जो सिन्हाला है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई पूरी कंट्री की। जो सिन्हाला है वो पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या किया? 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें यहाँ इन्होंने कह दिया गवर्नमेंट ने कि जो सिन्हाला है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और किसको भूल के? डिसरिगार्डिंग, किसको डिसरिगार्ड करके? किसको डिसरिगार्ड करके भाई लोग? तमिल को डिसरिगार्ड करके। ठीक है, तो तमिल को डिसरिगार्ड 1956 में यहाँ की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया। तो ये सब हरकतें कर दी थी यहाँ की गवर्नमेंट ने। अब तुम कहोगे इस दौरान भाई तमिल्स कहाँ गए थे? तो जो ईजी सी बात है वो ये है कि जो हमने पहले ही पढ़ लिया, ये जो सिन्हाला हैं वो थे मेजोरिटी में। किस में थे? मेजोरिटी में थे सिन्हाला। तो इस वजह से जो सिन्हाला के लीडर्स थे इन्होंने पार्लियामेंट में अपनी पावर दिखाने की कोशिश की। किसको? गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट में अपनी पावर दिखाई किसको? गवर्नमेंट को। किसकी मदद से? अपनी मेजोरिटी की मदद से। अब तुम ही देख लो ना, एक और तुम हो दुबले पतले से और दूसरी ओर तुम्हारी क्लास के 5 लड़के आ गए, तो बताओ कौन जीतेगा? अब यहाँ पे मौजूद कुछ शख्स कह देंगे हम इतने पावरफुल हैं कि हम ही जीत जाएंगे, पर मेरे भाई असल में ऐसा नहीं होगा, तुम पिट के आओगे। तो यही होता है, जो मेजोरिटी है वही प्रिवेल करती है, जो मेजोरिटी है वही राइज करेगी। यहाँ भी वही हुआ सिन्हाला के केस में। तो अब गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ और क्या किया बताए? जो सिन्हाला वाले थे इनको गवर्नमेंट जॉब्स में भी सपोर्ट कर दिया। बताओ भाई, गवर्नमेंट जॉब्स में भी इनको सपोर्ट कर दिया। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन था इनका वो बुद्धिज़्म रिलीजन को क्या करता था पता है? प्रमोट और प्रोटेक्ट। प्रमोट भी करता था, प्रोटेक्ट भी करता था। क्यों करता था भाई ऐसा? क्योंकि जो बुद्धिज़्म ही को क्यों करता था? क्योंकि जो अपना बुद्धिज़्म था वो सिन्हाला का था। अब सिन्हाला थे मेजोरिटी में। अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई थी ना यहाँ से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मित्रों मेजोरिटेरियनिज्म। यानी जहाँ पे एक मेजोरिटी वाली माइनॉरिटीज़ को सप्रेस कर देती है और मजबूर कर देती है अपने डिसीजन मनवाने के लिए। तो यार ये जो अन्याय हुआ था तमिल्स के साथ, इसके लिए क्या हुआ था? 1980s के टाइम पे बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई थी श्रीलंका में, जिन्होंने कहा कि हमें सेपरेट श्रीलंका हमें तमिल्स के लिए सेपरेट स्टेट चाहिए श्रीलंका में। तमिल्स के लिए हमें नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में सेपरेट स्टेट चाहिए तमिल के लिए, क्योंकि तुम्हारे अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तुम्हारे अन्याय बहुत बढ़ रहे हैं। 1980s तक बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप ने कहा कि हमें सेपरेट तमिल्स के लिए स्टेट चाहिए नॉर्थ और इस पार्ट में। तो ये जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हुई थी ना, सिन्हाला वर्सेस जो तमिल हुआ था, इसका रिजल्ट क्या निकला? सिविल वॉर होगी। सिविल वॉर तो तुमने एवेंजर्स की मूवी देख के समझ ली होगी, यानी अपनों में लड़ाई, यानी एक ही देश के दो लोगों में लड़ाई हुई। तो इस तरह ये हमें बताता है कि श्रीलंका में किस तरह बुरा एंड हुआ, हमने देख ही लिया। इनको समस्या का समाधान नहीं मिला और इस तरह लड़ धड़ के ये लोगों ने एंड किया। तो हमने बेल्जियम का केस, श्रीलंका का केस तो देख लिया कि यहाँ क्या हुआ था। अब हम बारी आती है हमने बेल्जियम ने किस तरह से अपनी इस दिक्कत को सुधारा था, क्योंकि उनके वहाँ भी तो लैंग्वेज का लफड़ा था ही ना। तो इन लोगों ने क्या किया था अपना? तो सबसे पहली बात, यहाँ के जो लीडर्स थे बड़े होशियार थे। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे इन्होंने वर्कआउट किया था टुगेदर, मतलब एक साथ इन लोगों ने मिलके ग्रुप मीटिंग टाइप की। और वो मीटिंग का मोटिव था अरेंजमेंट करना, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना कि सारी लैंग्वेज के लोग एक साथ एक ही कंट्री में रहें। सारी लैंग्वेज के लोग, जितनी भी 3 लैंग्वेज हैं, सब एक साथ एक ही कंट्री में रहें। ये इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया था। उसके बाद इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किए थे। 2 कम्युनिटीज़ थी, यानी 2 लैंग्वेज थी, डच और फ्रेंच। इन दोनों को खुश करने के लिए इन्होंने क्या कह दिया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल असेंबली, यानी जो देश की मेन असेंबली होती है सेंट्रल असेंबली में, वहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ यानी फ्रेंच के लिए भी और डच के लिए भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का फंडा चालू कर देंगे। पहला इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स सेंट्रल असेंबली में कर देंगे हम। और सेकंड चीज़ जो इन्होंने करी थी, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बता दिया जो भाई लोग स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबऑर्डिनेट नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की का मतलब क्या होता है कि यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी जरूरी नहीं है हर एक ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को मानना होगा, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब फॉलोअर नहीं है, मतलब हर एक बात को मानना ज़रूरी नहीं है। तो जो अपना ब्रुसेल्स था, जैसे कि हमने ब्रुसेल्स में देखा था कि 80% अकेले फ्रेंच थे, यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो इस दिक्कत से संभलने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरीका अपनाया। इस तरीके में उन्होंने क्या किया कि दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं ना, उनके इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे दोनों कम्युनिटीज़ के। कहाँ पे? गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। तो यही करा इन लोगों ने। तो इससे खुश हो गई भाई, हर कम्युनिटी खुश हो गई कि भाई हमारे तो मज़े आ गए। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, सारी चीज़ जो और किसी कंट्री ने नहीं करी थी, अपने मॉडल के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री के लिए इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। और कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट जो ना तो सेंट्रल लेवल की होती है ना स्टेट लेवल की होती है। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसका काम एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कल्चर, रिलीजन, इन सब के मैटर्स को हैंडल करना होता है। और इसमें तीनों कम्युनिटीज़ के इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो इस शानदार से बिना किसी लड़ाई के हो जाने वाले इस अमेजिंग से मॉडल का नाम था द ग्रेट अमेजिंग बेल्जियम मॉडल।
तो इस अमेजिंग से मॉडल का नाम था द अमेजिंग बेल्जियम मॉडल, जिसने सारे बेल्जियंस को खुश कर दिया था, नाचने पे मजबूर कर दिया था। तो यहाँ से इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाला हिस्सा हो जाता है हमारा फिनिश। तो इतना सब कुछ हमने देख लिया है, इतनी कंट्रीज़ के हमने केस देख लिए हैं। तो यहाँ से अब फाइनल जो चीज़ बच रही है वो है, तो इतना सब कुछ ज्ञान ले लेने के बाद अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भैया पावर शेयरिंग चैप्टर का नाम था और अब तक डेफिनेशन पता नहीं चली। तो डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन यहीं पे होता है, बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन है। पावर शेयरिंग क्या होती है? ये एक स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की, या फिर एक स्ट्रैटेजी होती है जहाँ ऑल द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जहाँ हर मेजर सेगमेंट सोसाइटी का, जैसे हमने देखा था ना डच फ्रेंच मेजर सेगमेंट थे कि नहीं थे? डच फ्रेंच ये क्या करते हैं, इनको प्रोवाइड किया जाता है एक परमानेंट शेयर ऑफ पावर, परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कहाँ पे? गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में, ऑफ द कंट्री में। यही होती है पावर शेयरिंग। सिंपली क्या होती है? पावर शेयरिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर ऑल द मेजर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी आर प्रोवाइडेड विद अ परमानेंट शेयर इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यानी सरकार उस देश की ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करती है जहाँ पे वहाँ मौजूद हर एक सोसाइटी का मेजर सेगमेंट को एक परमानेंट शेयर ऑफ पावर दिया जाता है, जिससे कि बैलेंस रहे, कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो यही होती है सिंपली हमारी पावर शेयरिंग। और अब हम पहुँच चुके हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक में। नहीं, लास्ट से पहले एक और टॉपिक आता है कि भाई ये पावर शेयरिंग है, ये जो अच्छी क्यों चीज़ है, ये पावर शेयरिंग अच्छी है, इसके रीज़न बताओ, अगर अच्छी है तो रीज़न बताओ। तो भाई पावर शेयरिंग क्वेश्चन आएगा, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। इस तरह से तुम्हारे पास 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और तुम्हें इसका आंसर लिख दोगे तो CBSE तुमको अच्छे से 2 नंबर दे देगी, कहेगी ले बेटा लिख दे आंसर और लेके आ जा नंबर। तो इसका जो पहला रीज़न है वो है मॉरल रीज़न, और जो दूसरा रीज़न है वो है प्रूडेंशियल रीज़न। ठीक है, पहला रीज़न मॉरल रीज़न, दूसरा रीज़न प्रूडेंशियल रीज़न। तो मॉरल रीज़न कहता है कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी ओन पॉइंट है, मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कह ही रहा है कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा ना करो, इस तरह से अरेंजमेंट करो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है, मतलब सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन की वेरी ओन स्पिरिट है। क्या है? वेरी ओन स्पिरिट है कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो। और जो प्रूडेंशियल रीज़न है, प्रूडेंशियल रीज़न क्या कहता है कि अगर भाई पावर शेयरिंग नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इंस्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये हो गए पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, इसके कारण 2 रीज़न। अब हम पहुंच चुके हैं बहुत ही अच्छे मुकाम पे, यानी चैप्टर की एंडिंग पे। तो इसमें हमें सिंपली क्या देखना है, जो अपनी पावर शेयरिंग है ना, इसके टाइप्स बता दो। कह रहा है तुमको पावर शेयरिंग सिंपली कुछ ईजी टाइप्स में होती है, जिसमें मेन है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। अगले तो बताऊंगा, पहले ये तो जान लो। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे ऐसे। वर्टिकल मतलब क्या होता है? सीधे में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जहाँ पे पावर डिवाइड होती है 3 गवर्निंग बॉडीज़ में, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि ये तीनों का लेवल है कि भैया लेजिस्लेटिव सबसे पावरफुल, एग्जीक्यूटिव कम, जुडिशरी कम, नहीं, तीनों इक्वल हैं, तो हॉरिजॉन्टल यानी बराबरी। और वर्टिकल में जहाँ पावर शेयर होती है सेंट्रल, स्टेट और लोकल में। तीसरी होगी तुम्हारी कोलिएशन, पता ही होगा तुम लोगों को। और लास्ट है हम लोगों की रिलीजियस ग्रुप्स में होती है, एथनिक ग्रुप्स में होती है। इस तरह से पावर शेयरिंग होती है और इस तरह से तुम लोगों का ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब तुम लोग हो गए हो खुश। यहाँ से तुम चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, खुद के भी बना सकते हो बहुत। अगर वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो, अगर कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और फिर सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे हाँ रुको, इसके मैं माइंड मैप्स भी तुम्हें अगली वीडियो में दे दूंगा और अब से हर चैप्टर के साथ उसके माइंड मैप्स पक्का मिलेंगे। तो ठीक है, तो इसलिए भी तुम इस बात से भी तुम अगर अच्छी लगी हो तो अच्छे से एक लाइक दे देना, शेयर कर देना और लास्ट में वही फॉर्मेट है